Welcome back to the Galaxy of Electrical Engineering. So today is our ninth video regarding Power System Objective Questions by CL Wadhwa. So I hope आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होंगी. So जो भी नीचे दिए गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. सो आई रिक्वेस्ट कि जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उन तक भी ये सीरीज पहुंचाइए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. सो जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको ऑटोमेटिकली वो नोटिफिकेशन मिलते रहे. सो यू हैव टू मेक श्योर फॉर दैट. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So our first question for today's video is the connected load of a consumer is 2 kilowatt and his maximum demand is 1.5 kilowatt. The load factor of a consumer is dash. So हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कनेक्टेड लोड का वैल्यू दिया गया है. So let me write connected load is equals to 2 kilowatts. Maximum demand भी दिया गया है. So maximum demand is equals to 1.5 kilowatts. और हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट लोड फैक्टर. लोड फैक्टर. तो क्या आपको लोड फैक्टर का फॉर्मूला पता है? सो यस, अगर नहीं पता होगा तो आई वुड लाइक टू राइट हियर. सो लोड फैक्टर इज इक्वल्स टू एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड. सो क्या हमारे पास एवरेज लोड का वैल्यू दिया गया है? सो नो. क्या हमारे पास मैक्सिमम डिमांड का वैल्यू दिया गया है? सो यस. सो हमारे पास इनसफिशिएंट डाटा दिया गया है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट लोड फैक्टर. सो हम लोड फैक्टर को फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. सो अगर एवरेज लोड का वैल्यू दिया गया होता तो हम फाइंड आउट कर सकते थे लोड फैक्टर. But we cannot be able to find out load factor because we don't have average load value. But क्या आपको पता है कि डिमांड फैक्टर होता क्या है? डिमांड फैक्टर. सो डिमांड फैक्टर इज नथिंग बट मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड. बाय कनेक्टेड लोड जो कि हमें गिवन दिया गया है. कनेक्टेड लोड भी दिया गया है और मैक्सिमम डिमांड भी दिया गया है. सो अगर हमें पूछा गया होता कि मैक्सिमम फैक्टर को फाइंड आउट कीजिए तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे. सो चलिए हम फाइंड आउट कर ही लेते हैं. सो मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड कितना है? इट्स 2. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट 0.75. सो मैक्सिमम सो डिमांड फैक्टर का वैल्यू क्या आता है? डिमांड फैक्टर का वैल्यू आता है 0.75 जो कि हमारे ऑप्शन में प्रेजेंट है. ऑप्शन ए में प्रेजेंट है. अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि डिमांड फैक्टर को फाइंड आउट कीजिए तो आंसर हो जाता था ऑप्शन नंबर ए. बट लोड फैक्टर पूछा गया है. सो फॉर दैट ऑप्शन नंबर डी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is our next question. The maximum demand of a consumer is 2 kilowatts and his daily energy consumption is 20 units. His load factor is dash. So हमें find out क्या करना है? We need to find out load factor. So आप load factor को कैसे find out कर सकते हो? So जो भी values दिए गए हैं given, so उसे हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं. Maximum demand is equals to 2 kilowatts. डेली एनर्जी कंजप्शन. सो डेली के लिए दिया गया है. ठीक है. सो डेली के लिए आपको डिवाइडेड बाय 24 करना होगा. सो डेली एनर्जी कंजप्शन इज इक्वल्स टू 20 एंड वी नीड टू फाइंड लोड फैक्टर. सो लोड फैक्टर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. So let me write here load factor is equals to average load by maximum demand. ठीक है. बट अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चालू होगा देन वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ टी.
सो ये जो ऊपर का न्यूमरेटर का वैल्यू आप देख रहे हो, एवरेज लोड इनटू टी is equals to units generated, is equals to units generated, units generated by maximum demand, by maximum demand. सो कितना यूनिट्स दिया गया है? 20 यूनिट, बट डेली बेसिस पे दिया गया है ना. सो डेली बेसिस पे व्हाट वी नीड टू राइट हियर, 20 डिवाइडेड बाय 24. ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 24 दैट यू नीड टू राइट हियर, होल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड कितना है? मैक्सिमम डिमांड इज 2. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट 0.416 और आपको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है. सो परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ 100 एंड यू आर गोइंग टू गेट 41.6%. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. Resistance switching is normally resorted in case of dash. So options are bulk oil circuit breaker, minimum oil circuit breaker, air blast circuit breaker and all types of circuit breaker. So क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रेजिस्टेंस स्विचिंग होता है ये नॉर्मली हम कौन से सर्किट ब्रेकर के लिए यूज करते हैं. सो सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस स्विचिंग पता होना चाहिए कि ये होता क्या है. So resistance switching is nothing but connecting resistance across the contact of circuit breaker. So अगर circuit breaker के contacts होंगे और इसके across में हमने resistance को connect कर लिया, so this is nothing but resistance switching. So this is nothing but resistance switching. But हम resistance switching क्यों करते हैं? To reduce the effect of current chopping, to reduce the effect of current chopping, to reduce the transient voltage, to reduce the transient voltage and to reduce the effect of surge voltage, and to reduce the effect of surge voltage. ठीक है. सो करंट चॉपिंग के दौरान क्या होता है? सो ड्यूरिंग करंट चॉपिंग वेरी हाई वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर. सो जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं सर्किट ब्रेकर के उनके अक्रॉस में बहुत ज्यादा वोल्टेज अपीयर हो जाता है ड्यूरिंग करंट चॉपिंग. सो इस चीज के लिए हम रेजिस्टेंस स्विचिंग को यूज करते हैं इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ओनली. सो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में ही हम रेजिस्टेंस स्विचिंग को यूज करते हैं. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. So our next question is, if the inductance and capacitance of a system is 1 Henry and 0.0 microfarad respectively, the instantaneous value of the current interrupted is 10 amps. The voltage across the breaker contacts will be dash. So हमें यहाँ इंडक्टेंस का वैल्यू दिया गया है L is equals to 1 Henry, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया गया है C is equals to 0.0 into 10 to the power minus 6 farad. Similarly, करंट का वैल्यू दिया गया है I is equals to 10 amperes. And what we need to find out? We need to find out voltage across the circuit breaker. So V is equals to question mark. But when we are doing resistance switching, so जो voltage appear होता है across the contact of circuit breaker is equals to current I into root of L by C. So substitute all the values. So I is equals to 10 amperes into L का वैल्यू कितना दिया गया है 1 divided by 0.01 into 10 to the power minus 6. So after solving this we are going to get 10 into under root में 10 power 8. So 10 power 5 volts, but यहाँ हमें किलो वोल्ट्स में दिया गया है. Then we can write here 100 किलो वोल्ट्स. So जो वोल्टेज अपीयर हो जाता है across the contact of circuit breaker is going to be 100 किलो volts. So option number B is only correct answer for this. So चलिए next question की ओर.
So next question is, the per unit synchronous impedance of a machine is 2 per unit. Its short circuit ratio is dash. So short circuit ratio is inversely proportional to impedance value. So it is inversely proportional to synchronous impedance. So synchronous impedance का तो value हमें दिया गया है, which is nothing but 2. Then you can write here SCR is equals to या फिर nearly equals to 1 by 2, nearly equals to 0.5. So जो correct answer है for this given question is option number C. So moving towards next question. The sheet are used in cables to dash. So options are provide proper insulation, provide mechanical strength, prevent ingress of moisture, none of the above. So we have some important points regarding cable. So चलिए सबसे पहले तो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं. So underground cable. So what is underground cable? Cables are used for power transmission only. ठीक है. So you can see here this is cable. So cable में हमारे पास different parts होते हैं. First one is conductor, second one is paper insulation, third one is lead sheet, fourth one is bedding, then we have armoring and then we have serving. ठीक है. So conductor हम कितने यूज करते हैं? अगर 2 phase power supply होगा then we have to use 2 conductors. अगर 3 phase power supply होगा then we have to use 3 conductors. So according to the power supply we need to use the number of conductors. ठीक है. So सबसे पहले कोर्स या फिर कंडक्टर, इसे कोर्स भी कहते हैं. ठीक है. उसके बाद में we have paper insulation. So in order to insulate conductor we need to use paper insulation. ठीक है. पेपर इंसुलेशन के बाद में वी हैव लीड शीट. सो लीड शीट हम क्यों यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पेपर इंसुलेशन. सो पेपर इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट किस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए? प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, गैसेस और अदर डैमेजिंग लिक्विड्स इन द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर. सो जो भी एटमॉस्फेयर में या फिर सॉइल में डैमेजिंग लिक्विड्स होंगे या फिर गैसेस होंगे, उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लीड शीट को यूज करते हैं. उसके बाद में है बेडिंग. सो बेडिंग हम क्यों यूज करते हैं? बेडिंग हम लीड शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. सो जो बेडिंग होती है इट इज फाइबरस मटेरियल लाइक जूट एंड हेशियन टेप. ठीक है. सो टू प्रोटेक्ट द लीड शीट फ्रॉम कोरोजन. सो कोरोजन नहीं होना चाहिए. कोरोजन से बचने के लिए हम बेडिंग का यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी ड्यू टू आर्मोरिंग. ठीक है. देन वी हैव आर्मोरिंग. तो आर्मोरिंग हम क्यों यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द. सो आर्मोरिंग ये कंसिस्ट होता है गैल्वेनाइज स्टील से और स्टील टेप से. देन इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी while laying it or handling it. Then we have serving, last one. So serving हम क्यों यूज करते हैं? serving हम यूज करते हैं in order to protect the armoring from atmospheric condition. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Then we have here 3-phase services. So we have here 3 different types of cable. बेल्टेड केबल, स्क्रीन केबल एंड प्रेशर केबल. सो बेल्टेड केबल हम यूज करते हैं अप टू 11 kV. स्क्रीन केबल हम यूज करते हैं फ्रॉम 22 kV टू 66 kV एंड प्रेशर केबल को हम 66 kV के बियॉन्ड में यूज करते हैं. ठीक है. सो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या दिए गए हैं? लो टेंशन केबल के लिए इट्स अप टू 1 kV, हाई टेंशन केबल के लिए इट्स अप टू 11 kV, सुपर टेंशन केबल के लिए 22 kV से लेके तो 33 kV तक, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल के लिए 33 से लेके 66 kV तक, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल इट इज बियॉन्ड 132 kV. सो ये हो गए हमारे ऑपरेटिंग वोल्टेज, और ऑपरेटिंग वोल्टेज के बेसिस पे हमने केबल्स को क्लासिफाई कर लिया है. एंड ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल. सो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है केबल का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से. ठीक है. सो दिस इज आर इंसुलेशन. दिस इज आर इंसुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ केबल.
सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा अंडरग्राउंड केबल के बारे में समझ में आया होगा. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस इज लीड शीट के बारे में पूछा गया था ना. सो लीड शीट हम क्यों यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पेपर इंसुलेशन फ्रॉम मॉइस्चर, गैसेस एंड अदर डैमेजिंग लिक्विड्स. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. और एक बात है कि जो बुक में दिया गया है, बुक में ऑप्शन नंबर बी दिया गया है. So option number B is not correct answer. Option number C is only correct answer for this. Sheet are used in cables to prevent ingress of moisture only. So moving towards next question. Take out the correct statement. The higher the initial load, the larger the critical clearing angle. The higher the initial load, the lower the critical clearing angle. The initial load has nothing to do with the critical clearing angle. The higher the operating time of the circuit breaker, the larger will be the critical clearing angle. So these are the options. So सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि critical angle क्या होता है. Critical clearing angle is nothing but फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, ठीक है. So cos inverse PS del m minus del naught plus PM3 cos del m minus PM2 cos del naught whole divided by PM3 minus PM2. इसे हम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. सो अगर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया देन वी आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है. सो विल हैव समथिंग लाइक दिस. और जो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल आपको मिलेगा यू आर गोइंग टू गेट समवेयर हियर, ठीक है. सो यू आर गोइंग टू गेट समवेयर हियर. सो अगर जो ब्रैकेट में दिया गया है, ब्रैकेट का जो न्यूमरेटर वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर रहेगा, ब्रैकेट के न्यूमरेटर का वैल्यू ये पूरा इतना पूरा अगर ग्रेटर रहेगा देन यू आर गोइंग टू गेट दिस लेस वैल्यू. यू आर गोइंग टू गेट दिस लेस वैल्यू. अगर ये लेस वैल्यू होगा दैट मीन्स क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल लेस हो जाएगा, ठीक है. सो हायर द इनिशियल लोड, सो हायर द इनिशियल लोड लोअर विल बी क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल. सो जो करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. The capacitance and the inductance per unit length of a line operating at 110 kV are 0.01 microfarad and 2 millihenry. The surge impedance loading of the line is dash. So हमें find out क्या करना है? We need to find out surge impedance loading. But what is surge impedance loading? उसका formula क्या है? Surge impedance loading is equals to V square divided by ZS. But ZS is equals to under root L by C. So L का भी वैल्यू दिया गया है, C का भी वैल्यू दिया गया है और V का भी वैल्यू दिया गया है. So V is equals to 110 kV, L is equals to 2 millihenry and C is equals to 0.01 microfarad. So सबसे पहले तो हम ZS का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. So ZS is equals to under root L का वैल्यू कितना है? L is 2 into 10 to the power minus 3 divided by 0.01 into 10 to the power minus 6. So when you will solve this, you are going to get 10 under root 20. So this is what you are going to get. So आपको ZS का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा in this formula. So surge impedance loading is equals to 110 kV into 110 kV divided by 10 under root 20. So kV लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. I would like to erase this. So जब आप इसे solve करेंगे then you are going to get one value and that value is going to be 27 MVA. So surge impedance loading is equals to 27 MVA. So it is an option number C. So option number C is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So moving towards next question. An RLC series circuit remains predominantly inductive
Options are at resonance frequency, below resonance frequency, above resonance frequency, at the lower half power frequency. So we have one chart regarding RLC, series and parallel circuit. So चलिए उसे डिस्कस कर लेते हैं. So in this chart we have specifications, we have series resonance and also we have parallel resonance. ठीक है. So जो impedance होता है resonance पे, in case of series it is minimum but in case of parallel it is maximum. So impedance का value क्या होता है at resonance? It is minimum for series resonance but it is maximum for parallel resonance. सो करंट का वैल्यू क्या होता है? करंट का वैल्यू इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ दिस इम्पिडेंस. सो अगर यहाँ मिनिमम है तो दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. इफ इट इज मैक्सिमम हियर यू आर गोइंग टू गेट मिनिमम. इट मैग्निफाइज, किसे मैग्निफाई करता है? सीरीज रेजोनेंस के केस में वोल्टेज को मैग्निफाई करता है बट इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस इट मैग्निफाइज करंट. इट इज ऑल्सो नोन एज सीरीज रेजोनेंस को हम एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं बट पैरेलल रेजोनेंस को हम रिजेक्टर सर्किट कहते हैं. सो जो पावर फैक्टर होता है एट रेजोनेंस ये यूनिटी होता है. ठीक है, ये यूनिटी होता है. सो हियर वी हैव सम रिलेशन रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसीज. सो व्हाट इज ओमेगा नॉट? ओमेगा नॉट इज नथिंग बट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है. So if omega is less than omega naught, that means जो frequency होता है अगर वो less होगा resonant frequency से, in case of series resonance circuit will act as RC circuit but in case of parallel resonance circuit will act as RL circuit. In case of frequency greater than resonance frequency, so series resonance circuit will act as RL circuit बट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या हो जाता है? सर्किट आरसी सर्किट जैसा एक्ट करने लगता है. इन केस ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट देन बोथ द सर्किट विल एक्ट एज आर सर्किट. सो ओनली रेजिस्टेंस सर्किट जैसा ही एक्ट करेगा चाहे वो सीरीज रेजोनेंस हो या फिर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हो. बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि इंडक्टिव कब एक्ट करेगा. ठीक है, predominantly inductive, that means RL. So RL कब act करेगा for what resonance frequency? So it is for omega greater than omega naught. So frequency का वैल्यू क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए तब ही सीरीज रेजोनेंस RL सर्किट जैसा एक्ट करेगा. So जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज it is in option number C. So option number C is only correct answer above the resonance frequency. So omega का value greater होना चाहिए omega naught से, then only series RLC circuit will act as RL circuit. ठीक है. So moving towards next question. This is our last question for this video. An alternator is delivering a load current, its percent regulation is found to be 0. The type of load it delivers is dash. So यहाँ हमें पूछा क्या गया है कि जो percentage regulation है, that means percentage voltage regulation is equals to 0. So कौन से लोड के लिए voltage regulation 0 होता है, that we need to find out. But जो component दिया गया है, जो इक्विपमेंट दिया गया है, दैट इज ऑल्टरनेटर. सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ हियर वन ग्राफ. दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन एंड हियर वी हैव zero power factor, this is unity power factor and this is also zero power factor, but this is leading case and this is lagging case. ठीक है, this is lagging and this is for लीडिंग. और जो ग्राफ होने वाला है, ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. ठीक है. सो वोल्टेज रेगुलेशन 0 कब है? 0 इन दिस केस. यू कैन सी दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन. यहाँ 0 है. हियर वी हैव मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन. इट इज मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन. दिस इज 0 वोल्टेज रेगुलेशन. ठीक है.
सो फ्रॉम दिस ग्राफ वी हैव फ्यू कंक्लूजन्स, ठीक है। सो जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है लैगिंग साइड में वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बट जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है लीडिंग साइड में वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है एंड जीरो भी होता है। हियर यू कैन सी, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जीरो है एंड हियर इट इज निगेटिव, ठीक है। सो तीनों भी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो ये लीडिंग साइड में होता है और बस पॉजिटिव ये लैगिंग साइड में होता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो किस लोड के लिए होता है? द टाइप ऑफ लोड इज गोइंग टू बी कैपेसिटिव ओनली, द टाइप ऑफ लोड इज गोइंग टू बी कैपेसिटिव ओनली। सो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस।